हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा भारतीय इतिहास के फ्रेमवर्क बनाने में, पूरा फ्रेमिंग करने में, वह सल्तनत काल तक के आसपास हम लोग पहुंच चुके थे और उसके आगे की समस्त घटनाओं को आज इस वीडियो में पढ़ के एक फ्रेमिंग कर लेना है और आधुनिक भारत तक के समस्त बिंदुओं को कवर कर लेना है। सल्तनत काल और मुग़ल काल को अगर मिलाकर देखा जाए तो सबसे ख़तरनाक बात क्या हो जाती है जो स्टूडेंट्स को नुकसान करती है, पहले उन पर चर्चा करेंगे। जो नहीं करना है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वनडे एग्ज़ाम में होते हैं या पीसीएस ओरिएंटेड होते हैं, तो वे सभी स्टूडेंट्स डेट याद करने में, डेट का सीक्वेंस याद करने में ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। इसकी विशेष आवश्यकता नहीं, घटनाओं को पढ़ें, घटनाओं के कारण को पढ़ें। यहाँ पर कैसे पढ़ें, सल्तनत काल है या मुग़ल काल है, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं, जैसे सल्तनत के प्रशासन से और मुग़ल प्रशासन, इन दोनों से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। किसी पद के बारे में, किसी सृजित पद के बारे में, किसी विभाग के बारे में, किसी किए गए नए कार्य के बारे में, किसी किए गए पहली बार भारत में किए गए कार्य के बारे में प्रश्न साधारण रूप से वनडे एग्ज़ाम और पीसीएस एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। अब हम देखें कि प्रशासन में क्या क्या पद थे, कौन कौन से पद थे, उनको सीक्वेंस में देखें कि राजा का पद होता था, कौन कौन से निर्णय राजा लेता था, साथ में राजा का सेनापति किस प्रकार होता था, उसका मंत्रिपरिषद किस प्रकार से होता था, उसके अन्य ग्रामीण स्तर के, जिला स्तर के, राज्य स्तर के और केंद्रीय स्तर के अधिकारी किस प्रकार से कार्य करते थे। यह सभी प्रशासन के अंतर्गत और उनकी नीतियों के अंतर्गत शामिल हो जाता है। प्रायः वनडे एग्ज़ाम के बच्चे और ख़ास करके पीसीएस में कुछ बच्चे इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से सुमेलित करने के लिए और यहाँ से अनेक प्रकार से फैक्ट्स के रूप में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए सल्तनत कालीन प्रशासन और मुग़ल कालीन प्रशासन पर विशेष फोकस करके इनके पदों और कार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए। साथ ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भक्ति आंदोलन, जो इन्हीं के पैरेलल की घटनाएं हैं। भक्ति आंदोलन पे चर्चा भी हम कुछ समय के बाद करते हैं। सल्तनत काल में हमने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दी थी। ये प्रशासन को पढ़ने की बात छूट गई थी और इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ से आप लोगों को आगे बताने का प्रयास शुरू करेंगे। प्रशासनिक तो सल्तनत काल में आपने देखा कि लोदी वंश अंतिम वंश रहा, लेकिन इस सल्तनत काल के दौरान उत्तर भारतीय क्षेत्र और दक्षिण भारतीय, यानी कि उत्तर भारत के इतिहास और दक्षिण भारत के इतिहास, यदि दोनों को देखा जाए तो अगर उत्तर भारत में सल्तनत काल की घटनाएं चल रही हैं, यहाँ पर दिल्ली सत्ता के केंद्र में चल रहा है, तो इन्हीं सल्तनत काल के दौरान लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के काल में दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की भी चर्चा निश्चित रूप से करनी चाहिए और उनको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में दक्षिण भारतीय राज्यों का विशेष वर्णन किया हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि राजा कृष्णदेव राय के बारे में उसकी आत्मकथा में वर्णन मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सल्तनत काल के दौरान ही जो विकास, जो डेवलपमेंट साउथ इंडिया में देखने को मिले या दक्षिण भारत में देखने को मिले, उसमें उस विकास के क्रम में हमें ये देखने को मिलता है कि धीरे धीरे राज्य विकास करते हुए दिल्ली की सत्ता के लिए कभी कभी चुनौतियां पेश करते हुए नजर आते हैं। इसलिए दक्षिण भारत को भी विशेष महत्व से पढ़ना चाहिए, खास करके विजयनगर, बहमनी, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, और इनसे देखेंगे कि अधिकांश या तो सुमेलित करने के लिए या तो किसी अन्य प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए पैर स्टूडेंट्स
इनको ज़रूर दिमाग में रखें। हालांकि इसका हम डिटेल जब टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे तो उसको और डिटेल करेंगे, उसको जानेंगे। इसी प्रकार से अब हम मुग़ल काल में आते हैं और इनके समय को देखते हैं। सबसे पहले समय को देखते हैं तो समय ये 1526 AD टू 1707 AD तक, यानी 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक दिखाई पड़ता है। यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक का ये कार्यक्रम है। अब ऐसा तो नहीं है कि औरंगजेब के बाद मुग़ल शासन भारत में समाप्त हो गया या उत्तर भारतीय क्षेत्र में समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। समाप्त कब होता है? समाप्त होता है 1857 में, इसलिए टिल 1857 हमने लिख दिया है। बहादुर शाह जफर द्वितीय तक मुग़ल शासन रहता है, लेकिन औरंगजेब के बाद जो केंद्रीय शासन है वह कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मुख्य रूप से मुग़लों के काल में जो शासन की पद्धति रही वह बाबर से लेकर औरंगजेब तक ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। अब जिस प्रकार से सल्तनत काल का हम अध्ययन करते हैं, सल्तनत काल के प्रशासन का अध्ययन करते हैं, सल्तनत काल के निर्माण का अध्ययन करते हैं, दिल्ली सल्तनत के तमाम प्रकार के राजाओं के नाम, उनके विशेष कार्य, कुछ साहित्य जो पुस्तकें लिखी गई उनका अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से मुग़ल काल में भी प्रशासन से लेकर और अनेक निर्माण जैसे स्थापत्य, साहित्य का विकास, अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चाहे वह नवरत्न बनाने की परंपरा हो, चाहे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नीति रही हो, चाहे वो अकबर के द्वारा चलाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति रही हो, जितने भी कार्य मुग़ल काल में किए गए उन सब के बारे में संक्षिप्त रूप में ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन जो विशेष ध्यान रखना है उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ी सी आप लोगों को चर्चा बताते हैं कि मुग़ल काल के साथ भारत में भक्ति आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ा। सल्तनत काल के दौरान तीव्रता नहीं पकड़ा था। भारत में अगर हिंदू भक्ति आंदोलन देखें तो इसके दो चरण पाए जाते हैं। पहला चरण जो आपको दिखाई पड़ेगा वो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी से और लगभग 12वीं शताब्दी तक दिखाई पड़ेगा, और दूसरा चरण जो दिखाई पड़ेगा वो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक दिखाई पड़ेगा। इस कार्यकाल में भक्ति आंदोलन में तेजी थी और इस कार्यकाल में भक्ति आंदोलन में स्थापना का दौर था। क्या कारण बने, क्यों ऐसा करना पड़ा, आप अनेक नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म या सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग आदि शंकराचार्य के बारे में, इसके साथ साथ रामानुजाचार्य, इसके साथ साथ वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, अनेक प्रकार के संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। 4 धामों की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर भारतीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की पुनर्स्थापना की बात की जाने लगी थी। और दूसरे चरण में अनेक प्रकार के तुलसीदास, कबीर, नानक, रहीम, रसखान, मीराबाई, दाऊदयाल और अनेक इसी प्रकार के सामाजिक सुधारकों के रूप में हमें भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ते हुए पढ़ना होता है। इनसे संबंधित प्रश्न प्रायः पेपर में पूछे जाते हैं और हमें तैयार रखना चाहिए। अगर फ्रेमिंग की, पूरे सिलेबस के फ्रेमिंग की इसी दौर में मुस्लिमों में अगर देखेंगे या इस्लाम में देखेंगे कि किस प्रकार से एकता के सूत्र को, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने वाला रहस्यवाद से प्रेरित सूफी विचारधारा, जो अनेक प्रकार के रहस्यमय विद्याओं और गायन की विशेष कला के रूप में सभी लोगों को आपस में जोड़ने की बात करते हैं, इसमें अनेक प्रकार के विद्वानों का नाम आता है, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सोहरावर्दी शाखा के, तमाम कादरी शाखा के, नक्शबंदी शाखा के,
अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को हम लोग देखते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल और मुग़ल काल के दौरान भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार की एक विशेष परंपरा चलती रही है। इसलिए जो पीआरटी के स्टूडेंट्स हों उनको एक बार दिमाग में रखना चाहिए कि जब हम पढ़ाते हैं, इसलिए पीआरटी में शिक्षक भर्ती में, तो उसमें हम बताते हैं कि आपके धार्मिक सुधार और समाज सुधार की परंपरा प्राचीन काल से शुरू हुई है, ना कि केवल आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत का जो समाज सुधार है वह एक विशिष्ट परिस्थिति का समाज सुधार है, क्योंकि हम जमाने से अपने अंदर सदियों से भारत में सुधार की जो परंपरा थी वह विशेष अप्रोच या विशेष तेजी नहीं पकड़ पाई थी। उस विशेष तेजी को पकड़ाने का कार्य, तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य, तेज समाज सुधार करने का कार्य ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत के क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक सुधार लगातार जारी रहे हैं। ठीक है, इन बिंदुओं पर इससे ज़्यादा चर्चा अभी इस संक्षिप्त वीडियो में हम नहीं करेंगे, इतना अभी के लिए आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अब थोड़ा सा मुगलों के बारे में चर्चा करते हुए हम धीरे धीरे आधुनिक भारत की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और तीसरा पार्ट ये आप लोगों का फ्रेमिंग सिलेबस का आने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक एक टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। धैर्य बनाए रखें। मुगल में देखें कि क्या क्या बातें रहीं, थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। शासकों का नाम, अब मुगल में शासकों का नाम सबको याद रहता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुझे अगर डिटेल में पढ़ाना हो तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी से आपने देखा होगा कि बहुत विशेष क्वेश्चन बनते हैं। और औरंगजेब के बाद ऐसे कह सकते हैं टूटता हुआ मुगल शासन, जिसमें आप लोगों को मोहम्मद शाह, सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, बस कुछ विशेष नाम बताएंगे। मोहम्मद शाह रंगीला, जो जितने विशेष नाम थे, फर्रुखसियर विशेष है, चर्चा करेंगे हम। जहांदार शाह, जिन सब से क्वेश्चन आते हैं उनके नाम हम चर्चा कर दे रहे हैं। और बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, और भी नाम हैं, उन सब की डिटेल जब वीडियो बनाएंगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग कैसे पढ़ते हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का दौर रहा हो, चाहे मुग़ल काल, हमको लड़ाइयाँ सब याद रहती हैं। हम लोग युद्धों को पढ़ते हैं। अच्छा, तो कौन सा युद्ध हुआ था, वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। गोरी से शुरू करते हैं, मोहम्मद गोरी शुरू करते हैं। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। तो सोमनाथ पे, तो सोमनाथ का आक्रमण विशेष आक्रमण है, पहली बार किया गया 1001 ईस्वी का आक्रमण पहला आक्रमण विशेष है। लेकिन सभी युद्धों को याद करना कोई विशेष कला की बात नहीं है, ना तो इससे परीक्षा पास होगी। हाँ, अगर अपने दिमाग को आप बिल्कुल हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं, नोटबुक बनाना चाहते हैं, तो पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परीक्षा पास करना एक कला है, इसलिए उन्हीं टॉपिक को पढ़ें, उन्हीं विषयों को पढ़ें, उन्हीं को दिमाग में रखें जो आपके पेपर में क्वेश्चन दे सकते हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप सरकारी नौकरियों तक पहुंच सकते हैं। अब इसे बाबर को पढ़ना हुआ तो हमने देखा हुआ है कि वनडे एग्ज़ाम के बच्चे बिल्कुल फार्मूला बना के पढ़ते हैं। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया और मर गया। अब इस तरह से अगर केवल युद्धों में, अब इतने में बाबर समाप्त हो गया, नहीं। मूल विशेषताएं, बाबर भारत क्यों आया। हालांकि आपको मेंस का क्वेश्चन नहीं लिखना है कि पीसीएस या आईएएस का मेंस लिखना है। क्यों आया,
तो कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, तो अपने आप आपका दिमाग एनालाइज कर लेगा, क्योंकि जब कुछ बातें, कुछ लक्षण आप पढ़ेंगे, अच्छा निश्चित रूप से अगर बाबर भारत आ रहा है तो या तो कोई उसे बुला रहा होगा, या तो भारत की परिस्थितियाँ ही इस प्रकार से बन गई होंगी कि बाबर भारतीय क्षेत्र में आ जाता है, और इसके इतिहास को देखते हैं, इनका क्षेत्र देखते हैं, तो हमें महसूस हो जाता है कि ये इतने ताकतवर नहीं थे कि ये भारतीय क्षेत्रों में स्थापित हो पाते, ये यहाँ पे शासन कर पाते, लेकिन उन्होंने किया। कैसे किया? क्योंकि हम विखंडित थे, हम अलग अलग थे। हमारे यहाँ से ही लोगों ने इनवाइट किया था, किसको दूर करने के लिए? इब्राहिम लोदी के शासन को चैलेंज करने के लिए। राणा सांगा और दौलत खां का नाम आता है, और भी साथ में नाम आते हैं, डिटेल करेंगे सबका। इनविटेशन भेजा इनको कि आप आइए और इनके शासन को। इनमें क्या खास बात है? तो लोदी वंश सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है कि यह भारत का प्रथम अफगान वंश है, और दूसरा अफगान वंश सूरी वंश का है। लोदी प्रथम अफगान वंश, जिसमें बहलोल लोदी था। डिटेल वीडियो में फिर इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ अब एक एक से कौन कौन सी बातें बनती हैं, इतना बता दिया, अभी पर्याप्त है। जैसे बाबर से क्या खास है? तो बाबर के युद्ध उतने खास नहीं हैं। खास अगर हैं कुछ मात्रा में तो जैसे पानीपत का युद्ध, क्योंकि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, वह साम्राज्य निर्माता का युद्ध था, इसलिए पानीपत इंपॉर्टेंट है, या बाबर के भी मान सकते हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको अकबर के समस्त युद्धों को याद करना हो तो वनडे एग्जाम का स्टूडेंट इतने ज़्यादा क्यों याद करे? कोई मतलब नहीं, तर्कहीन है। तो इसके भले याद करें, लेकिन समस्त युद्धों को याद करने की आवश्यकता नहीं। कार्य जैसे तुलगमा पद्धति या रोमी विधि या उस्मानी विधि, जिसका युद्ध पद्धति में इजाद या शुरुआत किया बाबर ने, ये क्या है? या किनसे संबंधित बाबर था, इसका वंश किस संबंधित है, या इसने भारत में निर्माण कार्य कौन से किए, या इसने क्षेत्रीय विस्तार में क्या किया, क्योंकि पहला शासक है तो क्षेत्रीय विस्तार में क्या किया? क्योंकि 1526 से लेकर और 1530 तक मात्र 4 वर्षों तक ये शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर तुलना करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, लेकिन बाबर के संबंध में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। कारण, क्योंकि 4 वर्षों तक 1206 से, ध्यान से देखें सब लोग, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, लेकिन उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया। लेकिन बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया, और यहाँ पर संस्थापक जैसी कोई दुविधा खड़ी नहीं हुई। कारण क्या है? कारण है कि बाबर ने जो शासन बनाया उसमें स्थायीपन था, उसमें चैलेंज लगातार घटते गए। हालांकि ऐसी बातें एथेंटिक दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इसके पुत्र हुमायूं को पूरे जीवन ठोकरें खानी पड़ी। हुमायूं ने शासन कहाँ किया? कुछ ही दिनों के शासन के बाद शेरशाह सूरी का, शेर खां का चैलेंज मिला, और लगातार चैलेंज में रहा। तो इस तरह से एक फ्रेमिंग करके बाबर को पढ़ें, हुमायूं को पढ़ें, हुमायूं का कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट है उसे देखें, उसके बारे में पढ़ें जो महत्वपूर्ण है। बाकी कार्यों को पढ़ें, हुमायूं ने विशेष क्या किया। अब जैसे गुलबदन बेगम का नाम आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि इसने क्या किया, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी ये महत्वपूर्ण शासक है, इसने इतने कार्य किए हैं कि भारत की स्थायी बंदोबस्त से लेकर भारत की राजस्व व्यवस्था, भारत की ग्रामीण प्रशासन, भारत के अनेक प्रकार की सड़कों का निर्माण, भारत में करों का तरीका, भारत में रुपया का प्रचलन, तो इतने कार्य अगर शेरशाह ने किए हैं तो ये सब विशेष रूप से पूछे जाएंगे, जिनको हम डिटेल वीडियो में फिर कायदे से बताएंगे आप लोगों को। तो जहाँ पर जिस प्रकार का इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़, पूरे मुगल काल के प्रशासन का चरित्र डिफरेंट होगा, लेकिन जब आप शेरशाह सूरी के प्रशासन का चरित्र पढ़ेंगे, क्योंकि वह अफगान है,
और ये सब मुगल हैं, इसलिए दोनों के शासन की पद्धति में कुछ न कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा। हालांकि अकबर के द्वारा इसके तमाम कार्यों को अपनाया गया और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई शासक अच्छा कार्य कर रहा है तो चाहे वह मित्र है या शत्रु है उसके अच्छे कार्यों को अपनाए। तो शेरशाह सूरी किसी प्रकार के कार्य, फिर अकबर के इसी प्रकार के कार्य। अकबर ने विशेष क्या किया, तो अकबर के कार्यों को, जहांगीर के कार्यों को, शाहजहां के कार्यों को, औरंगजेब के कार्यों को, गुलाम वंश के शासकों के कार्यों को अगर हम दिमाग से पढ़ें, फ्रेमिंग करें, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करवाई, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई, उसकी राजनीतिक पॉलिसी जो रही, दीन इलाही नाम से धर्म चलाया जिसे तौहीद इलाही के नाम से जानते हैं। तो अनेक जो पॉलिसी के फ्रेमवर्क हैं उनको दिमाग में रखेंगे तो सीक्वेंस भी दिमाग में बना रहेगा और क्रम नहीं टूटने से आपको इतिहास दिमाग में रखने में कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अब अगर आप डेट याद रखेंगे, अच्छा ठीक है भाई 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ और 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ और 1761 में तीसरा पानीपत का, तो पानीपत का युद्ध पढ़ना हो, क्योंकि ये बार बार प्रश्न में आता है, तो इन सब का सीक्वेंस बनाकर पढ़ लें, इनके रिजल्ट पढ़ लें, इनके राजाओं को पढ़ लें। लेकिन सभी युद्धों को पढ़ें ये ठीक बात नहीं, कार्यों को पढ़ें। जैसे जहाँ कौन किस लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक सहिष्णुता और क्षेत्रीय विस्तार के लिए अकबर प्रसिद्ध हैं, न्याय के लिए जहांगीर प्रसिद्ध हैं, लेकिन न्याय के साथ साथ चित्रकला के विकास के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं, नवरत्नों के लिए अकबर प्रसिद्ध हैं, जहांगीर में न्याय की घंटी की बात आती है, न्याय करने की बात आती है, 12 विशेष घोषणाओं की बात आती है, शाहजहां स्थापत्य के लिए मशहूर हैं, औरंगजेब क्षेत्रीय विस्तार के लिए मशहूर हैं। तो इस प्रकार से जब पढ़ाई करेंगे तो कभी भी कोई एरिया, कोई विषय से विषयांतर नहीं होंगे और किसी प्रकार से इतिहास को भूलने की कोई बात होगी नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और भी अन्य विषयों को देखते हैं जिससे इस वीडियो में समस्त बातें आ जाएं। तो इस तरह से मुगलों को पढ़ेंगे। अब मुगलों के साथ साथ मुगलों को जो चुनौतियां मिल रही थीं, कुछ हिंदू राजाओं से मिल रही थीं, कुछ अन्य क्षेत्रों से मिल रही थीं, कुछ बाहरी क्षेत्र मतलब पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से, ईरान के क्षेत्र से, इन सभी क्षेत्रों से कुछ चैलेंज जो मिल रहे थे। तो सबको थोड़ा थोड़ा सा देखना चाहिए। और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत, पुनः एक बार बता रहे हैं, दक्षिण भारत को कभी इग्नोर नहीं करना है। जब जोड़कर सबको पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत, सल्तनत और मुग़ल, तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार होगा। अब कभी कभी नाम आ जाता है, अचानक से पूछ लेता है कि मण मेखलई या शिलप्पादि कार्यक्रम ये क्या है। अब इतिहास स्टूडेंट कहता है हम इतना डीप नहीं पढ़े हैं, इसमें डीप पढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं, इसमें गहराई से पढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं। सिंपल बात है, जैसे हमारे यहाँ महाकाव्य प्रसिद्ध हैं वैसे दक्षिण भारत के भी महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। अब इतनी सी बात, इतनी सहज सी बात अगर आप नहीं जान रहे तो आपको लगता है कि ये बहुत कठिन सी बात है, क्योंकि आपने सीमित स्तर पर भी पढ़ाई नहीं की है। तो अब हम इसमें सुधार करेंगे और करने से होता है, लगातार करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कौन कौन से चैलेंज, कहाँ से चैलेंज मुगलों को मिला उनको देखते हैं। जैसे एक आती है ब्रिटिश घटना यानी ब्रिटिश शासन, दूसरा कौन सा आयाम बनता है, दूसरे हमारे शिवाजी हैं जहाँ से प्रश्न बनता है यानी कि मराठा। और मराठा दिमाग में है तो पेशवाई भी दिमाग में आपके होनी चाहिए, इनका क्या सिस्टम चल रहा था। अब अधिकांश टीचर और स्टूडेंट दोनों ही
मुगलों को तो विशेष रूप से पढ़ा देते हैं, यानी कि जो फेमस नाम हैं उनमें विशेष चर्चा करके जल्दी फटाफट पढ़ा के उसको अच्छे से तैयार कर देते हैं। लेकिन जब पेशवाई, मराठा, शिवाजी और यहाँ की संधियाँ, यहाँ के तौर तरीके आते हैं तो उनको उसी के साथ लिंक करके नहीं पढ़ाते। यानी कि जब मुगलों को पढ़ें तो क्योंकि सबका जितने भी क्षेत्रीय शासक, चाहे वो बंगाल का शासक रहा हो, चाहे वह पंजाब का शासक रहा हो, चाहे वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में बरार बीदर का शासक रहा हो, ये जितने भी शासक हैं, अहमदनगर का रहा हो, गोलकुंडा का रहा हो, बीदर का रहा हो, ये सभी स्थानीय शासक, इन सभी स्थानीय शासकों के द्वारा बार बार दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया गया और औरंगजेब के काल में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार हुआ था मुगलों का। तो इन लोगों ने अपना अस्तित्व तो कैसे बनाए रखा? इतने कठिन और कठोर शासन होने के बावजूद, दक्षिण भारत में भी मजबूत शासन की प्रक्रिया होने के बावजूद, पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में इन लोगों ने अपना दबदबा, अपनी युद्ध पद्धति किस प्रकार बनाए रखी, किस प्रकार इनके कार्य चलते थे, किस प्रकार ये मुगल सत्ता को चैलेंज करते थे और किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाते थे, उन सबको भी जानना है। आप सभी को पता होगा कि पेशवा का अर्थ है कि जितनी भी मराठा शक्तियाँ थीं उन सबका बनाकर एक संगठन बना लिया गया था और उनके माध्यम से निर्णय किए जाते थे किस प्रकार से इन सब के विरुद्ध कार्य करना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, जिससे जल्दी ही हम लोग भारतीय क्षेत्रों में शासन स्थापित कर लें। हालांकि अंततोगत तो कर नहीं पाए, लेकिन इनके प्रयासों को जब इस तरह से जोड़ के पढ़ेंगे तो कभी भी इतिहास भूलने का संकट नहीं होगा। इसके साथ ही मुख्य रूप से सिख परंपराओं को देखना चाहिए। सिख परंपराओं में सिख गुरुओं की बातें, गुरु गोविंद सिंह की बातें या गुरु तेग बहादुर सिंह की बातें, उनसे बनने वाले प्रश्न, उन लोगों ने किस प्रकार, यानी कि हर क्षेत्र से मिलने वाली चुनौतियाँ जितनी भी थीं उन सबको हमें मायने में रखना होता है, सबको जोड़ के लेके चलना होता है, तो इतिहास इन क्षेत्र के भी पूरी तरह से सारगर्भित तैयार होते हैं और कभी समस्या नहीं आती। नहीं तो विजयनगर बहमनी साम्राज्य का नाम लेते ही आधे से ज़्यादा बच्चों के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि विजयनगर बहमनी साम्राज्य में क्या समस्या है, बहमनी क्या था, विजयनगर क्या था, विजयनगर पर दिल्ली का शासन क्यों नहीं था, इनके संस्थापक क्या थे, नाम बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, इन लोगों ने किस प्रकार से बनाया, इन लोगों ने मंदिरों का विकास किया, तो इनके यहाँ के मंदिर कैसे थे, हमारे यहाँ के मंदिर कैसे थे। तो जब इनको पढ़ेंगे तो इनके स्थापत्य को, इनके राजनीतिक व्यवहार को, इनकी सांस्कृतिक व्यवहार को और इनके आर्थिक व्यवहार को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे। आपने सुना होगा फेमस तालीकोटा का युद्ध 1565 का, जिसे राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, ये तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें अंततोगत्वा विजयनगर की पराजय हुई थी। इस तरह से जब इतिहास को पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग इतिहास को बिल्कुल कंप्रेस करके जोड़ पाएंगे। साथ ही देखें ब्रिटिश शासन को किस प्रकार जोड़ा जाएगा। हम जानते हैं कि सबसे पहले 1498 यानी 1498 ईस्वी में हमने देखा कि वास्को डी गामा भारत पहुंचा और वास्को डी गामा भारत में पहुंचने के बाद यहाँ के मसालों के व्यापार, यहाँ से पाई जाने वाले अनेक प्रकार की वस्तुओं और यहाँ के राजा महाराजाओं के रहन सहन, यहाँ के लोगों के समस्त चीज़ों को देखकर इतना प्रभावित हुआ, उसने सोचा कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, धरती पर अगर कहीं बेहतर जीवन है, गुणवत्तापूर्ण जीवन है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, तो वो भारत में है, वह भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में है, दक्षिण मध्य एशियाई क्षेत्रों में है, ऐसा उसने पूरा अनुमान लगाया। और यहाँ से वह जब पुनः जाता है वापस यूरोप, तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, इसलिए दोबारा फिर आता है भारत। तो ब्रिटिश काल की शुरुआत हमारे यहाँ, देखिए ध्यान से इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग, कि 1713 में 1613 ईस्वी, जिसे हम लोग एडी कहते हैं, यहाँ पर पहली बार सूरत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कारखानों की स्थापना का कार्य शुरू होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो यूरोप में हलचल की स्थिति, यूरोपियन कंट्री में हलचल की स्थिति, यूरोपियन क्रांति कह सकते हैं, या यूरोपियन व्यापार में जो हलचल हुआ वो वास्को डी गामा के बाद ही शुरू हो चुका था। अनेक प्रकार के व्यापारी भारत या भारतीय क्षेत्रों में या द्वीपीय क्षेत्रों में आने के लिए आतुर थे। कई इतिहासकारों ने यहाँ तक कहा था कि भारत एक ऐसा दलदल है जहाँ पर दुनिया का समस्त सोना, बुलियंस जाके फंस जाते हैं। इस तरह है भारत, और अनेक प्रकार से हम लोगों को वर्णन मिलता है कि यह सोने की चिड़िया, या अनेक प्रकार से जगत गुरु, अन्य तमाम वर्णन प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखें कि यूरोप में कौन सी हलचल मचती है। 1613 में यहाँ पर ब्रिटिश की स्थापना हुई थी, लेकिन आए कौन कौन? पुर्तगीज, यानी पुर्तगाली सबसे पहले है, और पुर्तगालियों के साथ साथ हमें डच, ब्रिटिश, स्वीडिश, डेन, फ्रेंच, एक कंपनी नहीं, अनेक कंपनियों का पूरा मतलब पूरा यूरोपीय समाज भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय द्वीपीय क्षेत्रों में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण मध्य एशिया की तरफ आगे बढ़ने के लिए आतुर हो चुका था। क्यों? यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा था? यहाँ व्यापारिक क्षेत्र दिखाई पड़ रहा था। क्या दिखाई पड़ रहा था? व्यापारिक क्षेत्र। कहाँ सूचना मिल गई थी? पहले तमाम तथाकथित बातें तो थी ही, साथ में वास्को डी गामा के द्वारा जो केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो समुद्री रास्ता खोज लिया गया, वहाँ से इसे और बल मिला। तो धीरे धीरे ये लोग भारत की ओर आगे बढ़े और भारतीय क्षेत्रों में स्थापना के कार्य शुरू किए। तो इस तरह से जब जोड़कर पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ कहते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। हालांकि NCERT का जो टर्म है वो 1599 AD मानते हैं, यानी कि 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। और उस समय भारत में शासक कौन था? अकबर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अगर दिल्ली का पूछ रहा है तो कभी दक्षिण भारत का, विजयनगर का, बहमनी का, किसी भी क्षेत्र का शासक पूछ सकता है, लेकिन ये उच्च स्तरीय बात होगी। निम्न स्तर पे यानी कि वनडे एग्जाम में इतने कठिन क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ये साधारण क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, यूरोप में तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी थी कि व्यापार करना है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ इस प्रकार से आते ही दिखाई पड़ी। जैसे आप कहीं मेले में जाएं और देखें कि यहाँ पर तो कोई नियम कानून है ही नहीं है, तो जो बलशाली व्यक्ति होंगे वो निश्चित रूप से लोगों को ठोकरें मारते चलेंगे, और अगर व्यवस्था होगी तो लूटपाट ही मचाएंगे, और सब कुछ नियंत्रित रहा तो पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में भी ले लेंगे। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर ब्रिटिश शासन के द्वारा देखने को मिलती है।
1613 में अगर ब्रिटिश आ गए थे तो कभी दिमाग लगाइए, इस बात पे चर्चा करिए कि ये लंबे समय तक भारत में शासन नहीं करते हैं। तब तक नहीं करते हैं जब तक मांग पैदा नहीं हो जाती है, यानी कि जब तक डिमांड की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखेंगे कि 1742 कर्नाटका वार, यानी 1613 से देखना शुरू करें तो लगभग 100 या कह लें कि 150 वर्षों तक ये लोग भारत और भारतीय द्वीपीय क्षेत्रों में या अनेक क्षेत्रों में, उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में क्या करते रहे? व्यापार करते रहे। उन्हें शासन करने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि उन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी और उन्हें किसी भी प्रकार के मटेरियल की, रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सिंपल यहाँ पे साधारण रूप से व्यापार करते रहे। और ज्यों ही यूरोपियन क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, राष्ट्रवाद की प्रबलता शुरू हुई, अनेक प्रकार के फैक्ट आए, तो उसके बाद ब्रिटिश शासन की धीरे धीरे भारत में शुरुआत होना शुरू हो गई। इस तरह से जब लिंक बनाएंगे तो कभी भी इतिहास हमारे दिमाग से नहीं उतरेगा और वो बिल्कुल हमारे दिमाग में बसा रहेगा और हर कड़ी दिमाग में बनी रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन, उपनिवेशवाद, ये भी जानते रहें, सुनते रहें, जानते रहें, दिमाग में रखेंगे। अब ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक, क्योंकि उपनिवेश बनाकर कर रहे थे, यानी कि टेंट तंबू लगा के कर रहे थे, स्थायीपन नहीं था, क्योंकि इन्हें पता था कि यहाँ उतना ही विकास करना है जितने से हम टिके रहें और मिनिमम यहाँ पे हमें खर्च करना है और मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से गेन करना है। ये पॉलिसी थी उपनिवेशवाद की पॉलिसी। तो ब्रिटिश शासन ने उपनिवेश, अब किस प्रकार से सीक्वेंस में आगे बढ़े हैं, इन सीक्वेंस को दिमाग में रखें। देखिए 1750 के बाद अचानक, या कहें कर्नाटका युद्ध के बाद अचानक से भारत में घटनाओं की, कर्नाटका युद्ध मान लिया लगभग 3 चरणों में होता है, 1742 से लेकर और ओवरऑल को लेके चलते हैं 48 तक, 3 चरणों में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्लासी, एक महत्वपूर्ण घटना, प्लासी का युद्ध है 23 जून 1757, 1757। इसके बाद बक्सर, बक्सर का युद्ध है 1764। अचानक से ऐसी चीज़ें आ गई। और जैसे एक और भ्रांति रहती है, उसे भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलते हैं जिससे कोई समस्या ना रहे, कि प्रायः वनडे एग्ज़ाम के बच्चों में देखा गया है, कई बार कुछ आरओ के बैच में या अन्य छोटे लोअर के बैच में हमने पढ़ाते हुए देखा हुआ है, कुछ बच्चे केवल ब्रिटिश कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जानते हैं। केवल ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, जितनी भी कंपनियां भारतीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए, शासन करने के लिए रुकी या आई, वे सभी ईस्ट इंडिया कंपनी हैं। उनका ऑफिशियल नेम अलग होता था। जैसे अगर कमेंट में आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, हम पूछते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम क्या था, यानी कि वहाँ के संसद के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या नाम दिया गया था, बताने का प्रयास करिएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे या जब एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे कि आधिकारिक नाम क्या था, क्योंकि सभी कंपनियों के अपने अपने आधिकारिक नाम थे। तो इस तरह से घटनाएं, मतलब कि अचानक से ब्रिटिश शासन भारत में स्थापना के क्रम में आगे बढ़ने लगा। दूसरा, पीसीएस वगैरह में उच्च स्तरीय एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि
ब्रिटेन ने भारत को या बंगाल को बेखबरी में जीत लिया, तो ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं सकता, कुछ कुतर्क किए जा सकते हैं। हमें हमेशा समझना है कि इस पे तर्क वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बेखबरी में, ज़बरदस्ती में, आंख बंद करके कोई कार्य नहीं होता, प्लानिंग से होता है। और प्लानिंग बनाया एक मुखौटा शासन, एक मास्क गवर्नेंस की प्रक्रिया के रूप में उन लोगों ने, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी प्रजातिगत भिन्नता है। अगर बस सीधे एक बारे में शासन करेंगे, अच्छा आप समझिए कि हमारे देश में किसी भी पद पर कोई गोरा अगर बैठ जाए आज की डेट में या किसी भी समय में, जितना प्राचीन समय में बैठता उतनी जल्दी क्रांति होती, क्योंकि कहीं भी डायरेक्ट शासन करते हुए कोई गोरा हमको दिखाई पड़ जाएगा तो हम लोग देखते समझ जाएंगे ये तो विदेशी है, ये तो इस क्षेत्र का आदमी नहीं है, और क्रांति को बढ़ावा मिल जाएगा। तो ये सब निकम्मी बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये जाने कि लोगों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया, और प्लानिंग करना शुरू किया बंगाल से, और सीक्वेंस में एक एक राज्य को जीतते चले गए। बंगाल को ही क्यों चुना? क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा क्षेत्र था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। दूसरा, बंगाल को क्यों चुना? क्योंकि यह जलीय तट बनाता है, और जल सेना में, नेवी पावर में उस समय ब्रिटेन नंबर 1 था। और सबसे बड़े अगर राज्य को कवर कर लेता तो, क्योंकि दिल्ली के शासन का कोई मतलब नहीं था, तो बंगाल के शासन से ही समस्त गतिविधियों को डील किया जा सकता था। इस तरह से ब्रिटेन ने पूरे प्लानिंग के साथ शासन किया। अब बात आती है कि किस प्रकार से हम समस्त चीज़ों को दिमाग में रखें। तो कुछ घटनाओं को यहाँ पर हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, उन्हें आप नोट डाउन कर लें, जिससे कभी समस्या ना आए और सब कुछ दिमाग में आपके रहे। केवल घटनाओं को दिमाग में रखें। देखें इसके बाद क्या क्या होती हैं घटनाएं। बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 के बाद, सबसे पहली समस्या खड़ी हुई कि जब बक्सर का युद्ध हुआ और भारत की तीन सेनाओं ने दिल्ली से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल से वहाँ के नवाब, अवध के नवाब, और प्रतिरोध में ये समझ लें कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो को लगाया गया सेनापति के रूप में। लेकिन फिर भी बक्सर के युद्ध में हमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई विशेष युद्ध पद्धति नहीं थी। यही घटना बाबर के साथ हुई थी, और यही घटना अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई थी, और यही घटना ब्रिटेन के साथ भी हमारी घटी। और अंत में हमें गंवाना पड़ा भारत धीरे धीरे करके, क्योंकि मराठों के भी 1761 में हार हो जाएगी आगे। इसलिए निष्कंटक राज्य करेंगे, और इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ जाने कि क्या किया। अब 1764 के बाद, 1764 से ही भारत में ब्रिटेन को, यानी कि बंगाल में ब्रिटेन को शासन करना था। कहाँ करना था? बंगाल में। अब क्या करता? क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन की संसद सीधे अधिकारी और राजस्व अधिकारी या जितने भी पदाधिकारी थे या जितनी भी सेना अपनी सेना को उतार देते? कुछ भी कर देते। अगर सीधे कर देते कि बंगाल में अपनी सेना उतार दिया, बंगाल में गोरों लोगों का शासन बना दिया, तो भारतीय जनता इतनी मूर्ख नहीं, कोई किसी देश की जनता प्रजातिगत स्तर पर मूर्ख नहीं होती है कि वो मना न करे। हम लोग बहुरूपिया, बहुरंगी, अलग अलग प्रकार के कलर वाले लोग हैं, और अचानक से बिल्कुल गोरे लोगों को देखेंगे तो प्रतिरोध तो निश्चित है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? मास्क गवर्नमेंट, मुखौटा शासन। ये किस प्रकार, जिसे आप कहते हैं द्वैध शासन, दैची गवर्नमेंट, यहीं से शुरू कर दिया। और पूरे प्लानिंग के तहत लगातार ब्रिटेन की संसद एक एक चीज़ों पर प्लान बनाते हुए दिखाई पड़ती है। ब्रिटिश संसद को कभी भूलना नहीं है, दिमाग में लगातार रखना है। हाई कमांड के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था? तो ब्रिटिश संसद, यानी कि वहाँ की सरकार ही थी। जब कोई कंपनी प्रॉफिट पहुँचाएगी विदेश, किसी देश से, भारत की कोई कंपनी विदेश में हो, और अगर वह मुनाफा ना पहुँचाए, सरकार को लाभ ना पहुँचाए, तो क्या भारत सरकार उसे लंबे समय तक
विदेश में रहने देगी या उसे घाटे में ही कहेगी ठीक है वहाँ टिके रहो और हम तुमको जो है पैकेज देते रहेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से लाभ पहुँचाते रहे होंगे। दूसरी बात, इन लोगों ने द्वैध शासन की व्यवस्था बंगाल में लागू की, उसके सिस्टम क्या थे, इन सब पे हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या थे। और सबसे पहले सिस्टम क्या बनाया? सबसे पहला सिस्टम बनाया क्षेत्रीय विस्तार और दूसरा राजस्व की पद्धति, राजस्व यानी कि रेवेन्यू का सिस्टम, राजस्व की पद्धति, किस प्रकार से पैसा कलेक्ट हो। अब वो चाहे स्थायी बंदोबस्त रहा हो, चाहे वह महालवाड़ी रहा हो, जो भी तीन पद्धतियां थीं, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, इनके माध्यम से किस प्रकार से धन की उगाही किया। और 1773 से लोग कहते हैं कि प्राइवेट शासन का दौर था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। ये सब केवल घुमाने फिराने की बातें हैं। शासन का कार्यभार मुख्य रूप से मास गवर्नमेंट के रूप में तो ब्रिटिश संसद का ही था। इस तरह के दिमाग में रुझान लेकर चलेंगे तो कंसेप्ट बेहतर रहेगा, कभी समस्या नहीं होगी। और बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ और बातें बताते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा यह एरिया शामिल कर लिया जाए। देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार से, तो सबसे आसान तरीका है कि अगर ब्रिटिश शासन को पूरे भारत में समझना है तो हमें इसे कालखंडों में बांट देना चाहिए। सबसे पहला है 1773 टू 1857 और इसे हम कह लें प्राइवेट शासन का दौर। और प्राइवेट शासन में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, हालांकि इसका ऑफिशियल नेम कुछ और था, जिससे हमने पूछा हुआ, आप लोग बताएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में खुद बताएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ये, और दूसरा कह सकते हैं 1858 टू 1947, इसे कह सकते हैं सरकारी शासन का दौर। इस तरह से डिवाइड करके अगर पढ़ने का सिस्टम बनाएंगे और यहाँ पे जो इनके नियम कानून आए वे ज़्यादातर चार्टर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि किसी कंपनी को चार्टर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है शासन करने का। तो 1858 के पहले के जितने भी रहे उन्हें चार्टर कहा जाता है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो अगर इस तरह से बांट लेंगे तो यहाँ के जितने कार्य हैं उन्हें अलग कर लेंगे, यहाँ के जितने कार्य, यानी कि प्राइवेट शासन के दौरान जो जो कार्य हुए उनका एक सिस्टम बना लेंगे और गवर्नमेंट शासन के बाद जो जो कार्य हुए उनका अलग सिस्टम बना लेंगे। बिल्कुल ब्रिटिश शासन का इतिहास यानी कि आधुनिक भारत हमारे जहन में बस जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। कौन कौन से प्रमुख घटनाएं थी, दोनों का हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपका पूरा फ्रेमिंग बन जाए। कुछ बातों को जो महत्वपूर्ण है उन्हें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा, देखा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि प्रणाली, बार बार क्वेश्चन देता है। दूसरा डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत। तीसरा भारत में शिक्षा का प्रसार शुरू हो चुका था। चौथा, अगर यहाँ पर देखेंगे इन क्षेत्रों में कौन सा कार्य किया,
तो क्योंकि ये औपनिवेशिक शासन है तो जितना भी कार्य करेंगे वो उपनिवेश के हिसाब से करेंगे, उपनिवेश के अनुसार करेंगे। तो शिक्षा का प्रसार और ये वेबगत के सिद्धांत वगैरह इन सबको देखा। सामाजिक सुधार की परंपरा। अब सामाजिक सुधार में अंग्रेजों की क्या भूमिका थी, ब्रिटिश शासन की क्या भूमिका थी। हमें लगता है कि उनके लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत को सुधारना चाहते थे। वो शासन भारत में केवल इसलिए कर रहे थे कि वो भारत को सभ्य बनाना चाहते थे। तो यह सोच लेना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई हमें किसी खास समय में और हमें शासन में भागीदारी ना देकर उतने ही स्तर तक सुधार करता है जिससे उसकी बिक्री हो जाए, तो ये समाज सुधार नहीं है। समाज सुधार करने का उनका केवल यही तरीका था कि जिससे उनके बाजार बेहतर हो जाए। अगर वो हमारे धार्मिक रिलीजियस रिजिडनेस को दूर नहीं करते तो हम उनके बेहतर बाजार बन ही ना पाते। हालांकि सब बात की बातें हैं, लेकिन ये हम जानते रहेंगे, जिससे तो समाज सुधार की कुछ बातें भी इस क्षेत्र में आ जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटिश शासन में समस्त घटनाएं शासन के साथ ही शुरू होती हैं और समाप्त होती हैं शासन के बाद। जैसे भारत में ज्यों ही इनका शासन शुरू हुआ, विद्रोह की शुरुआत तुरंत हो जाती है। तो हमें क्या करने हैं, भारत के विद्रोह, पूरा एक टॉपिक बना लेना है, भारत के विद्रोह। अब कौन कौन से विद्रोह हुए, फिर उनका हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो टॉपिक वाइज बिल्कुल डायग्राम बेस पढ़ाई करेंगे। तो हर प्रकार के जैसे विद्रोह हुए, तो कौन कौन से विद्रोह हुए, किसानों के विद्रोह हुए भाई, और किससे विद्रोह हुए, तो जनजातियों के विद्रोह हुए, और कैसे विद्रोह हुए, तो कुछ धार्मिक विद्रोहों के रूप में भी हुए। तो हर प्रकार के विद्रोह कब से कब तक चले, जब तक यहाँ से ब्रिटिश वापस नहीं हो गए तब तक विद्रोहों का सिलसिला नहीं रुका, चाहे वो जन आंदोलन के रूप में ही रहा। और क्या देखते हैं इसके बाद, मुख्य बातें जो शुरू होती हैं वो 1773 से 1857 में यही रहती हैं। जो शिक्षा प्रसार 1813 के चार्टर से 1813 के चार्टर से शुरू होता है, वह शिक्षा का प्रसार 1904 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बाद से आगे बढ़ते हुए, स्वतंत्रता के बाद तक आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। और आज तक इनकी पठन पाठन की शैली को हम लोग बाहर नहीं कर पाते हैं। बाकी सारी बातें हम डिटेल वीडियो में बताएंगे। इस क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम जान लेते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं क्राउन का शासन। क्राउन का शासन, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जैसे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, दूसरा कांग्रेस की स्थापना, उसके कार्य, उसकी शैली, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, एक सीक्वेंस में सारे घटनाक्रम यदि आपके दिमाग में होंगे तो किसी प्रकार से समस्या नहीं होगी। अब एक तरफ वाला हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। स्वदेशी आंदोलन के बाद 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, साथ साथ अगर आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। 1911 दिल्ली दरबार, जो 3 बार हुए थे, डिटेल वीडियो में इनको भी और क्लियर किया जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार और गांधी युग, और गांधी युग आते ही 1915 जो प्रमुख घटनाएं हैं
उन्हीं का सीक्वेंस पूछा जाता है। जैसे होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, रूलेट एक्ट, रूलेट एक्ट के बाद खिलाफत आंदोलन, साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और गोरखपुर की घटना, चौरा चौरी कांड। उन्नीस सौ 1920, 1919। तो इस प्रकार से जब सीक्वेंस में हम एक क्रम बनाकर पूरी पढ़ाई करेंगे तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, या गांधी युग में केवल गांधी जी के द्वारा अगर प्रमुख आंदोलनों को दिमाग में रखें तो जैसे स्वराज पार्टी के बाद सीधे पहुंच जाते हैं तो 1928 का साइमन कमीशन के बाद 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके 2 से 3 चरण देखने को मिलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सिर्फ गांधी जी के आंदोलन को देखें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद भारत छोड़ो आंदोलन और ब्रिटिश कमीशंस। आप जानते हैं कि ब्रिटिश कमीशन क्रिप्स और कैबिनेट आदि के बाद भारत को आज़ाद कर दिया गया था। तो इस तरह से जब पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेंगे तो कभी भी प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के सीक्वेंस हमारे दिमाग से नहीं निकलेंगे। इस तरह से लगभग कहीं अगर छूट गया होगा कोई टॉपिक तो एनालिसिस में वो आ जाएगा। इन तमाम घटनाओं को इस सीक्वेंस में पढ़ने के बाद ये भाग 3 में हमारा सिलेबस के फ्रेमिंग का कार्य लगभग पूरा हो जाता है। बाकी जो घटनाएं रह गई होंगी उन्हें हम डिटेल करेंगे आगे, और इसके बाद से कंटिन्यू एक टॉपिक का डिस्कशन और उसका पूरा एनालिसिस विथ क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।